हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 4 विदाई संभाषण विदाई संभाषण जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वायसराय ने किस प्रकार अत्याचार वगैरह किए और किस प्रकार वह पतन की ओर लौटा, उसका पतन हुआ और जिस प्रकार वो ऊंचा चढ़ा और उससे भी बुरी तरह वह नीचे भी गिरा। तो और इसमें हमने पढ़ा था कि आपकी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, कैसी नफरत आती है। इस बात के जान लेने का देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते हैं उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। तो आज आगे बढ़ेंगे। उसके पश्चात हम लेसन को माई लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। एक बार आप अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे। यह बात आप निश्चित तौर पे मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। तो ये व्यंग्य कस रहा है लेखक। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, आंखें बंद करना और अपने मन में जैसे आए उसी प्रकार के हुक्म या आदेश चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन और किसी की कुछ भी नहीं सुनना, क्या यही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देने का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। और कभी भी प्रजा की बात पे किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान नहीं देना, उस पर ध्यान नहीं देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद को छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया। यानी कि आप ऐसा काम एक भी बताइए कि आपने अपनी जिद को छोड़ा और प्रजा की बात को ध्यान में रखा और प्रजा की बात पे ध्यान दिया। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। यानी कि केसर और जार ये दो तानाशाह शासक थे, इनको आगे पढ़ेंगे हम। फिर घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर
आप एक ऐसा मौका तो बताइए, आप एक भी ऐसा अवसर बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए, जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, आने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। और नादिर शाह ने भी दिल्ली में जब कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार, तो चलो इससे पहले पढ़ते हैं हम केसर जार और नादिर शाह, जिस पे 1, 2 और 3 नंबर लगे हुए हैं। तो पढ़ते हैं केसर जार और नादिर शाह के बारे में। केसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर, रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जार, यह भी जूलियस सीजर से बना है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार बुल्गारियाई शासक के लिए 913 में प्रयोग हुआ था। अब है नादिर शाह, जो 1688 से 1747 तक, तो 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे भैया और अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। बड़े ही तानाशाह था भी ये भी नादिर शाह, तो अपने तानाशाही के स्वरूप के कारण इनको नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ये केसर जार और नादिर शाह थे। तो लेखक कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई भी काम बताइए जिसमें आपने जिद छोड़ी और प्रजा की बात पे ध्यान दिया। तो इसकी अपेक्षा तो केसर जार और नादिर शाह ही अच्छे थे। केसर जार और नादिर शाह अच्छे थे, जो कम से कम दबाव देने पे प्रजा की बात तो सुनते थे। और अंत में हमने पढ़ रहे थे, नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार, तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो एक आदमी का आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ने जाते? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है, वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक न एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीन सहकर भी वह जीती है। यानी कि कोई ना कोई जो दुख आया है
तो वो अवश्य एक ना एक दिन अवश्य जाएगा। इसीलिए वह पराधीन रहकर भी पराधीन रहकर भी इस सब बातों को सहती है और अपना जीवन यापन करती है, जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के क्षितिजों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। ऐसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार, अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था, यानी कि उसे वहाँ एक छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़ा काम भी करना पड़ा, यानी कि चौकीदार से लेकर वो एक बड़े पद तक, उसने ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, यानी कि उस नगर से वह गया था, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भर कर कहा, यानी कि ये कटाक्ष कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है उस वायसराय पे लेखक कि एक सुल्तान जो नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पे काटे, जहाँ उसने चौकीदारी से लेकर एक ऊंचे पद तक काम किया, और जिस दिन वो वहाँ से रवाना हुआ तो उसने नरवरगढ़ जहाँ वो रहा उसका किस तरीके से अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, उसने अपनी आंखों में आंसू भरे, उसकी आंखें नम हो गई और आंसू भरते हुए कहा, हे प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले, मेरा नमन तू स्वीकार कर, मेरा नमस्कार स्वीकार कर। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। जुदा होने का मतलब होता है अलग होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। मैंने विपद के दिन, यानी कि जो मेरी कठिनाइयों के दिन थे, वो मैंने तेरी शरण में रहकर, तेरे यहाँ रहकर काटे हैं। तेरे ऋण का बदला, यानी कि जो तूने मेरे पे कर्ज चढ़ाया है, जो तेरा मेरे पर कर्ज है, अर्थात तूने इतना बड़ा एहसान किया है कि विपरीत परिस्थितियों में, मेरी विपद की परिस्थितियों में, मेरी कठिन परिस्थितियों में आपने मेरे जीवन यापन करने का आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे शरण दी। तो तेरे इस ऋण का बदला, तेरे इस कर्ज का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। मैं गरीब सिपाही हूँ, परंतु मैं इस तेरे कर्ज का बदला, इस ऋण का बदला मैं नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी आपकी सेवा में चूक की हो, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन के समान, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन के समान, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से, माता और बहन की समान न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, तो मेरा जो नमन है, जो मेरा नमस्कार है, मेरा जो अभिवादन है, वो तो स्वीकार मत करना। नहीं तो प्रसन्न होकर
नहीं तो अगर मैंने ऐसा कोई गलत काम किया है तो बेशक हे नरवरगढ़ तू मेरा प्रणाम स्वीकार मत करना, मेरा अभिवादन स्वीकार मत करना। अगर नहीं तो अगर मैंने ऐसा माना है कि यहाँ स्त्रियों को माता और बहनों के समान माना है, लोगों की प्रजा की चिंता की है, तो एक बार प्रसन्न होकर मेरा प्रणाम ले, मेरा अभिवादन स्वीकार कर और मुझे जाने की आज्ञा दे और मुझे जाने के लिए अपने आदेश दे दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, जिस प्रजा में इस प्रकार के राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? यानी कि जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे, यानी कि कुछ भाषण देंगे, कुछ अभिवादन करेंगे लोगों का? क्या आप कह सकेंगे अभागे भारत? क्या आप कह सकेंगे कि अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया? कि है अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, जितना भी चाहिए था मैंने सब प्रकार से लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी और तेरे ही आश्रय पे, तेरे ही सहारे मैंने वो इस प्रकार की शान देखी जो इस जीवन में असंभव है, जो इस जीवन में असंभव है। यानी कि कभी मैं जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस प्रकार की शान मैंने ऐशो आराम यहाँ देखी। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। तूने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, परंतु मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। जब तक मेरे मन में शक्ति थी तो तब तक मेरे मन में कोई भी तेरी भलाई की इच्छा नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, यानी कि प्राप्त करे। मेरे बाद या मेरे पश्चात आने वाले तेरे गौरव को समझें, तेरे महत्व को, तेरी अहमियत को, तेरा जो गौरवशाली व्यक्तित्व है, वर्चस्व है, उसको समझें और अपनाएं। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। तो इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट होता है। और किस प्रकार लॉर्ड कर्जन जो कि भारत का वायसराय था, उस पर लेखक ने कटाक्ष किए, यानी कि उसने हर तरफ से भारत को लूटा और उसे नुकसान पहुंचाया और खुद की भी बहुत ज़्यादा दुर्दशा अंत में हुई। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे हम आगामी लेसन। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।